नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। आज हम जानेंगे आयुर्वेदिक साइंस के बारे में कि कैसे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन किए बिना किसी टेस्ट के आपको बीमारी का पता लग जाता है। जी हाँ, आयुर्वेदिक साइंस के माध्यम से किस तरीके से बिना किसी स्कैन, बिना किसी टेस्ट के आपकी बीमारी का पता आयुर्वेदिक साइंस लगा लेती है, जिसे मैंने खुद निजी तौर पर भी महसूस किया है। आज इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो आइए डॉक्टर साहब की आयुर्वेदिक यात्रा पर नजर डालते हैं। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपके साथ अपनी एक निजी घटना शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं 16 साल की थी तो मैं बीमार हो गई थी किसी कारणवश और मैं डॉक्टर्स के पास गई। मैंने वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपनाया, उस टाइम एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास गई और मैं बहुत परेशान हुई। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास गई और उन्होंने मेरी कलाई पे से हाथ रखा और उन्होंने कलाई छूते ही मुझे बता दिया कि मुझे कौन सी बीमारी है और 10-12 दिन बाद बिना किसी टेस्ट के मैं ठीक भी हो गई। जब मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया तो मैंने पाया इसका नाम नाड़ी परीक्षा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई जानने के लिए कि नाड़ी परीक्षा आखिर क्या है डॉक्टर साहब, और हमें इसके बारे में और जानकारी दीजिए। रिमझिम जी, नाड़ी परीक्षा बेसिकली एक टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है और इसको अगर मैं एक सिंगल लाइन डेफिनेशन दूं कि व्हाट इज नाड़ी परीक्षा, तो मैं बोलूँगा नाड़ी परीक्षा इज ए फ्लूइड डायनेमिक स्टडी ऑफ द बॉडी इन विच वी डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ different type of doshas, whether these are the मानसिक दोषास, whether these are the आपका शारीरिक दोषास। तो इसमें हम लोग नाड़ी परीक्षा के माध्यम से वात, पित्त, कफ, सतरजतम सब धातुओं के बारे में, यानी कि बॉडी टिश्यूज़ के बारे में, मलों के बारे में, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसमें कोई डिफॉर्मिलिटी आ रही है, अंगों के विषय में, बॉडी के हर ईच ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के हम लोग पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ उंगली लगाकर पता कर लेते हैं। तो बेसिकली नाड़ी परीक्षा के बारे में मैंने बताया कि ये फ्लूइड डायनेमिक स्टडी है। हम लोग अपनी रेडियल आर्टरी, पेशेंट की रेडियल आर्टरी पे हम लोग हाथ रखते हैं और ये आउटर साइड से हम रखते हैं और ये फिंगर हमारी वात को, पित्त को और कफ को डिनोट करती है। और हम लोग इसकी एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, हमारी उंगलियों के डिजाइन के पीछे, और इसको कैसे पोजीशन रखना है, उसके पीछे किस एंगल पे रखना है, ये बहुत डिस्क्राइब्ड और बहुत ही ज़्यादा एक बहुत हाई लेवल की साइंस है। और फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जो बेसिकली जो सबसे पहले हम लोगों अगर इसको चेकआउट करना चाहिए, अगर अपनी एथिकल व क्लासिकल बुक्स में, तो हम जानेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स का सबसे बड़ा जो ज्ञाता था वह एक रावण नाम का व्यक्ति था। और वो रावण नाम का व्यक्ति जो है समुद्र में रहने वाला व्यक्ति था। अब वो उस व्यक्ति ने जो फ्लूइड्स के ऊपर, जो समुद्र का फ्लूइड था, फ्लूइड डायनेमिक्स थी, उसके ऊपर रिसर्च की थी और उसने उस सर्च के माध्यम से पनडुब्बियाँ भी बनाई थी। अब ये रावण हमारा रामायण वाला रावण भी हो सकता है और सो कॉल्ड ये एक अतिशोक्ति भी हो सकती है कि रावण कौन रावण है। तो उस फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडीज़ के माध्यम से ही आज हमारे पास बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ हैं जो हमारी नेवी यूज़ करती है, हमारे पास बड़े बड़े हाइड्रोलिक पंप काम करते हैं। वो सारे का सारा फ्लूइड डायनेमिक एज सच जैसे उस साइंस में अप्लाई होता है वैसे हमारी ही बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसके अंदर हम लोग, जैसे मैंने बताया कि वात, पित्त, कफ के बारे में जानकारी लेते हैं बेसिक तौर पे। तो वात, पित्त, कफ जानने के लिए अलग अलग तरह की फिंगर्स है। जो हमारे थंब के पास में है वो वात के लिए होती है, मिडिल फिंगर पित्त के लिए, कफ के लिए। किसी स्कॉलर ने यहाँ पर वात तो रखा है और पित्त और कफ की फिंगर को थोड़ा चेंज किया, एक दो स्कॉलर ने। अब वो क्या कारण रहा है हम लोगों ने कभी इसके ऊपर आयुर्वेदान रिसर्च नहीं की, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम हम लोग वात, पित्त, कफ इन 3 फिंगर्स को लेके चलते हैं। वात, पित्त, कफ इन 3 फिंगर्स को लेके चलते हैं। तो इस साइंस के अंदर रिमझिम जी, हम लोग जैसे ही पेशेंट रेडियल आर्टरी पे अपनी फिंगर्स रखते हैं आउटर साइड से, तो हम वहाँ पर उस आर्टरी के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी क्या डायनेमिक स्टडी है
मूवमेंट के अंदर क्या स्टडीज आ रही हैं हमें निकल के, तो हम वो बेसिकली इंटरप्रेटेट करते हैं। तो इसके अंदर वात के अंदर अलग तरह की गति मिलती है, पित्त में अलग तरह की, कफ में अलग तरह की गति मिलती है। और जब हम इसको थोड़ा सा सब्टल फॉर्म में जाते हैं, माइन्यूटली जाते हैं, तो हम वात वाली फिंगर को आगे फिर एलोबरेट करते हैं अलग से, और हम लोग कुछ डीप प्रेशर्स भी देते हैं। लाइक अगर मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एलोबरेट करूं, तो हम लोग आउटर साइड में मैं अपनी फिंगर में रख रहा हूं, और यहाँ पे रखने के बाद मैंने एक स्पेशल एंगल बनाया है इसका 15-20 डिग्री का। उसको मैं एंगल रखने के बाद मेरे हार्ट से जो प्रेशराइज ब्लड फ्लो कर रहा है, उस प्रेशराइज ब्लड फ्लो के अंदर मेरी बॉडी का हर तरह का पार्टिकल मूव कर रहा है। उसके अंदर मेरे मल भी मूव कर रहे हैं, उसमें मेरी सब धातुएं के कुछ भी मूव कर रहे हैं, उसके अंदर मेरे वात पित्त कफ के कॉन्स्टेंट भी मूव कर रहे हैं, मेरी मेंटल जो एबिलिटी चल रही है, दिमाग में क्या चल रहा है उसकी मूवमेंट भी कर रही है। लाइक अगर मेरे को डर लग रहा है तो मेरे को पैल्पिटेशन में मेरा वात बढ़ जाएगा, पल्स बढ़ जाएगी। और अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, गुस्से में हूँ, तो मेरा पित्त उछलेगा, पित्त के अंदर मेरे को ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देगी। मैं डल हो रहा हूँ तो मेरा कफ बढ़ा हुआ मिलेगा मेरे को। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, तो मैं इस तरह से इसको फिंगर को रख रहा हूँ। मैंने अपना लेवल, फ्लूइड डायनेमिक्स लेवल 15-20 डिग्री का चेक किया एंगल बना करके, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरा फ्लूइड का फ्लो ग्रेविटेशन से कम हो जाएगा, ज़्यादा डाउन लेके आऊँगा तो वो पैडल हो जाएगा। तो ये हम एक टेक्निक से पता करते हैं। ये चेक किया मैंने, तो अब चेक करने के बाद मैं इसी तरह पेशेंट का चेक करता हूँ, तो मेरे को कुछ मूवमेंट्स मिल रही हैं। तो अगर ये आप फील करेंगे और मेरे दर्शक भी फील करेंगे इस मूवमेंट के अंदर, तो आपको फील होगा कुछ, आपकी फिंगर्स के ऊपर मूवमेंट फील होगी। तो ये मूवमेंट की रिकॉर्डिंग ही नाड़ी परीक्षा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मूवमेंट फील होता है, आप एक स्पेशल टेक्निक है नाड़ी परीक्षा के लिए, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करने के लिए सोकल अभी हम देखें तो जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक करिकुलम जो ग्रेजुएशन के लिए BMS का सिलेबस डिजाइन किया है, उसमें 1 या 2 चैप्टर से ऊपर कहीं पर भी नाड़ी परीक्षा के विषय में नहीं लिखा हुआ है। अगर हम PG में जाते हैं, MD MS में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ इसके विषय में 1 या 2 राइटर्स ने इसके विषय में लिखा हुआ है। तो नाड़ी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हम लोगों को एक बुक्स, रिटन बुक्स के अंदर, एक करिकुलम बुक्स में नहीं मिलता है। नाड़ी को जानने के लिए सबसे पहले जो है आपको आयुर्वेद को जानना पड़ेगा। आयुर्वेद को जानने के बाद आपको एक, मैं दर्शन शास्त्र बता रहा हूँ, उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद का लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी एपिसोड में बताया हुआ है कि वेदों को जानने के लिए हमें दर्शन शास्त्र को जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक कमरे में जाने के लिए एक हमें दरवाजा चाहिए, तो हमारे लिए दर्शन शास्त्र एक दरवाजा है उस कमरे में जाने के लिए। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेद को जानना है, इस पर कमांड करनी है, आयुर्वेद पे कमांड करनी है, तो हमें कुछ दर्शन शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जब उनको पढ़ के समझ लेंगे तभी हम उसको समझ सकते हैं। तो उधर आयुर्वेद का ज्ञान दर्शन शास्त्र के माध्यम से होगा, और जब आयुर्वेद का ज्ञान हो जाएगा, और पर्टिकुलरली वैशेषिक दर्शन कहाँ में, जो महर्षि कनाद, जो कि आज से 3500-3600 साल पहले गुजरात में रहे हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी वैशेषिक दर्शन। जब हमें उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग नाड़ी को इतना इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे कि आप लगाइए कि मेरी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है उस तरह का। तो महर्षि कनाद ने इसके अंदर करीबन 20-22 चैप्टर्स लिखे हैं, जो कि टोटली बायोफिजिकल एक्टिविटीज़ पे निर्धारित हैं। उसमें फोर्स के नियम भी हैं, उसमें ग्रेविटेशन के नियम भी हैं, उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स भी है। और उन्हीं नियमों को वेस्टर्न सिस्टम के स्कॉलर्स ने, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, कॉलोनाइजेशन हुआ हमारे इंडिया के अंदर, हमारी संस्कृति का जब यहाँ से दोहन हुआ, तो उसके अंदर वो वैशेषिक दर्शन भी हमारे यहाँ से चला गया। सो न्यूटन के दिए हुए नियम भी वैशेषिक दर्शन से चुराए हुए हैं, और ग्रेविटेशन थ्योरी भी वैशेषिक दर्शन से चुराई हुई है, फ्लूइड डायनेमिक्स भी वैशेषिक दर्शन से चुराया हुआ है। तो मैंने जितना वैशेषिक दर्शन के ऊपर रिसर्च की है, तो मैंने पाया कि उसके अंदर उसको अप्लाई करके पेशेंट्स की नर्व्स के ऊपर अगर हम उसको अप्लाई करते हैं उस साइंस को, तो हम बड़े इजीली वात पित्त कफ की मूवमेंट्स, सतरवजतम की मूवमेंट्स, सब धातु की मूवमेंट्स, हमारे ऑर्गन सिस्टम की मूवमेंट्स, हमारे मलों की मूवमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर किसी फिजिशियन को जानना है, तो सबसे पहले वह वैशेषिक दर्शन को पढ़े और समझे, उसके बाद आयुर्वेद को पढ़े और समझे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में बात किया कि किस तरीके से वात पित्त कफ का हम जान सकते हैं बस हाथ लगाकर नर्व्स पे, लेकिन बीमारियों को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है नाड़ी परीक्षा से, वो हमें बताइए। नाड़ी परीक्षा के माध्यम से किसी रोग को जानने के लिए आपको निदान का जो एक स्वरूप है किसी भी डिजीज को, किस तरह से वो बॉडी में मूव करती है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, भेदावस्था से लेकर जितने भी उसका जो एक 6 हमारे जो लेवल्स हैं डिजीज़ के, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली एक डिजीज़
संचय प्रकोप प्रसर के बाद जब पहला अपना वो लक्षण दिखाती है, उसके बाद उसका जो भेदन अवस्था जो पूरी की पूरी डिटेल्ड है, वो मूवमेंट ऑफ दोषाज वो क्लियर होने चाहिए। यानी कि डिजीज पर्टिकुलर बॉडी के अंदर शरीर में डिजीज बनती कैसे है वो। तो जब वो आप फ्लो चार्ट जो पर्टिकुलर दोषिस का आप चेकआउट कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली नाड़ी परीक्षा के माध्यम से भी उसको चेक कर लेते हो। मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि अगर कोई पेशेंट एक अनिद्रा इंसोम्निया से पीड़ित है, तो उसको इंसोम्निया को चेक करने के लिए, हमें देखने के लिए, अभी किसी फिजिशियन के बाद वो आया, पेशेंट आया इंसोम्निया का, अब वो सामने बैठ गया आकर के, और उसने जब नब्ज डॉक्टर ने चेक की, उसकी हाथ रखा, तो मेरे को जब मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इंसोम्निया का जो बेसिक क्लिनिकल सिम्टम बनता है वह वात के स्थान पे वात की एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लाइक पेल्पिटेशन जो है, एंग्जाइटी जो है उसको ज़्यादा मिलेगी। तो वात के स्थान पर ही बढ़ जाना जो है एक इंसोम्निया का अपने आप में लक्षण है, जो कि एक अगर हम लोग माधव निदान के माध्यम से, माधव निदान एक हमारी बुक है जो कि इसमें मैं डायग्नोसिस के बारे में, क्लियर कट पैथोलॉजी के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जाएंगे तो हमें वही चीज़ मिलेगी जो कि हमें नाड़ी परीक्षा में मिलती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि किसी व्यक्ति को पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस हो रहा है, मतलब मान लो पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्राइटिस यानी कि हमारी गैस्ट्रिक लेयर में इन्फ्लेमेशन के कारण पेन हो रही है। गैस्ट्रिक लेयर में इन्फ्लेमेशन यानी कि श्लेष्मक पित्त उसका बढ़ रहा है, श्लेष्मक कला जो हमारे एब्डोमेन की है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है। अब मैं अगर उसको लिटरल मीनिंग चेक करूंगा श्लेष्मक कला का, तो वो लिटरल मीनिंग ये निकलता है कि हमारे पेट की एब्डोमिनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पर वात और कफ का बढ़ जाना। अब वो वात और कफ का बढ़ना, तो उसको जानने के लिए बेसिकली मैं अपने जब हाथ रखता हूँ यहाँ पर आउटर साइड से, और मैं उसका एक प्रेशर लेवल है, हम लोगों ने इसको 7 लेयर्स में या 5 लेयर्स में डिफाइन किया हुआ है। अगर आप खुद चेक करेंगे, दर्शक भी चेक करेंगे, मैं हल्का सा अगर बाजू में हाथ रखता हूँ तो मेरे को जो तीनों उंगलियों में मूवमेंट है पर्टिकुलर पल्स की वो अलग अलग मिल रही है। थोड़ा दबाने पे वो स्प्लिट कर जाती है, उससे और दबाने पे फिर स्प्लिट कर जाती है, उससे और दबाने पे फिर स्प्लिट कर जाती है, और एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे आपको पल्स फील नहीं होती, आप पूरा ब्लड फ्लो ही रोक देते हो। तो उसके बाद मैं जब बैक जाके 5th लेवल पे आता हूँ, जब 5th लेवल पे आऊँगा तो मेरे को पर्टिकुलर ऑर्गन्स की एक अलग अलग लोकेशंस पता लगती है। तो हमारा जो ये नाभि से ऊपर का स्थान है, तो इसके अंदर अगर हम लोग चेक करेंगे उस पर्टिकुलर लेवल पे जाके, तो मेरे को अमाशय के अंदर, मेरे पेट के अंदर, उसके अंदर जो कफ की मूवमेंट है, उसकी कफ की मूवमेंट मेरे को वात मिलेगा। वहाँ पर अगर मेरे को अमाशय में कफ की लेयरिंग के ऊपर वात मिल रहा है, तो वो श्लेष्मिक कफ की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो मेरे को पता लग जाएगा पेशेंट इज सफरिंग विद गैस्ट्राइटिस, ही विल एडमायर मी। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द आयुर्वेदा? Ayurveda is diagnosing the disease without any type of investigation, without any ultrasonography, without any endoscopy. So it's the beauty of the Ayurveda and it's the beauty of the Nadi Pariksha. डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा के बारे में, कि किस तरीके से सिर्फ नर्व्स देख के बीमारियों का पता चल जाता है। अब मुझे समझ में आएगा किस तरीके से नाड़ी परीक्षा का इस्तेमाल करके बीमारियों के बारे में हमें पता चलता है और हम कैसे उन रोगों से निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने देखा नाड़ी परीक्षा के बारे में बहुत कम ही डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को जानकारी होती है, बहुत कम ही जो फिजिशियंस पर ज्ञान दे पाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने ज्ञान बांटने का सोचा है? क्योंकि कई सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, BMS की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आयुर्वेदा के बारे में ज्ञान चाहिए। तो आप किस तरीके से ये ज्ञान बांटने का सोच रहे हैं? ज्ञान जो है ना, वो रखने के लिए तो होता ही नहीं है, ज्ञान हमेशा बांटने के लिए होता है। तो अगर हमने आयुर्विधान में रिसर्च के माध्यम से, मेरी टीम ने रिसर्च के माध्यम से इस ज्ञान को अगर इकट्ठा किया है, तो डेफिनेटली ये तो श्योर है कि हम लोग इसको अपने पास नहीं रखने वाले। हम लोग बड़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी आयुर्वेदिक एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर पल्स एग्जामिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में समझाने जा रहे हैं। और उस बुक को लॉन्च करने के बाद हम लोग अपने आने वाले जो दर्शक रहेंगे, देखने वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, उनको नाड़ी के बारे में हर चीज़, उनकी हर क्वेश्चनरी को डिटेल में क्लियर करेंगे। और इससे संबंधित, नाड़ी परीक्षा से संबंधित 2 या 3 जर्नल्स में बड़े जल्दी पब्लिश होने वाले हैं। एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होने वाला है, 2 डोमेस्टिक जर्नल्स में पब्लिश होने वाले हैं। तो वहाँ से भी मेरे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हमारे देश के लिए, और इवन मैं इसको ज्ञान को भारत में तो रखना नहीं चाहूँगा नाड़ी परीक्षा को, मेरे वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, इवन यूरोपियन डॉक्टर्स हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम इस विषय में ज्ञान देंगे। और जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछते भी हैं इस विषय में, तो हम लोग नहीं रख रहे इस ज्ञान को अपने पास, संचित करके हम इस ज्ञान को बांटेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी आज हमारे साथ साझा की। आपने लोगों को नाड़ी परीक्षा के बारे में ज्ञान दिया, और सर इसके माध्यम से जो आपका मिशन है प्रॉस्पेरिटी विथ ह्यूमैनिटी, वो भी फुलफिल हो रहा है। समाज की तरफ एक अच्छी सोच है, और साथ ही साथ भारत ही नहीं बल्कि
पूरे विश्व भर में आप नाड़ी परीक्षा के बारे में बता रहे हैं, आपके जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, सुनकर काफी अच्छा लगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से नाड़ी परीक्षा का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में उन रोगों से और साथ ही साथ बहुत खर्च किए बिना ही और अपने पॉकेट पर जोर डाले बिना ही हम बीमारियों का इलाज पा सकते हैं। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन्स हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, आई ईयर ड्रॉप्स, हर्बल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।